द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा डर क्या होगा? शायद ये कि एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमारा शिपिंग सिस्टम फेल हो गया। अब कस्टमर के पैसे तो कट गए, पर ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ। ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है जिससे कस्टमर का भरोसा टूट सकता है। आज हम जिस पैटर्न की गहराई में उतरेंगे वो इसी नाइटमेयर को सॉल्व करने के लिए बना है। शेड्यूलर एजेंट सुपरवाइजर पैटर्न। ये सिर्फ कोड लिखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाने की कोर फिलॉसफी में एक शिफ्ट है। ये उम्मीद करते हैं कि कुछ फेल नहीं होगा वाली सोच से हम मानकर चलते हैं कि फेलियर होगा और हम उसके लिए तैयार हैं वाली सोच की तरफ एक कदम है। हमारी आज की चर्चा माइक्रोसॉफ्ट के एज़र आर्किटेक्चर सेंटर के डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित है, जो बताता है कि कैसे हम ऐसे सेल्फ हीलिंग रेजिलिएंट सिस्टम बना सकते हैं जो क्लाउड की अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में भी रिलायबली काम करते रहे। तो चलिए इस फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर को अनपैक करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये पैटर्न असल में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम का एक एलिगेंट सोल्यूशन है। जब आपके पास कई मूविंग पार्ट्स होते हैं, डेटाबेस, पेमेंट गेटवे, इन्वेंट्री सर्विस, शिपिंग एपीआई, जो अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, तो आप ये गारंटी कैसे करेंगे कि या तो सब कुछ सक्सेसफुली होगा या कुछ भी नहीं होगा? ये पैटर्न इसी कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है ताकि सिस्टम किसी भी फेलियर से ग्रेसफुली रिकवर कर सके। ये प्रोसेसेस के लिए कैटल नॉट पेट्स वाली फिलॉसफी है। आप किसी एक फेल्ड प्रोसेस को ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, सिस्टम खुद उसे हटाकर एक नया प्रोसेस शुरू कर देता है। वाओ, कैटल नॉट पेट्स फॉर प्रोसेसेस, ये एक शानदार एनालॉजी है। तो चलिए हमारे ई कॉमर्स वाले नाइटमेयर सिनेरियो से ही शुरू करते हैं। कस्टमर ने बाय नाउ पर क्लिक किया। अब पर्दे के पीछे क्या होता है? इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? यहीं पर हमारे पहले एक्टर की एंट्री होती है, द स्केड्यूलर। आप शेड्यूलर को इस पूरे ऑपरेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर या कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटर समझ सकते हैं। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है, शेड्यूलर उसे उठाता है और कहता है, ठीक है, इस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स करने हैं। जैसे 1 इन्वेंट्री चेक करो, 2 पेमेंट प्रोसेस करो, 3 शिपिंग अरेंज करो, और इसी तरह आगे के स्टेप्स। तो ये एक हाई लेवल प्लान बनाता है जी, लेकिन ये सिर्फ प्लान नहीं बनाता होगा, उसे ट्रैक भी तो करता होगा, राइट? एग्जैक्टली। शेड्यूलर 2 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, वो हर स्टेप की स्टेट को एक ड्यूरेबल डेटा स्टोर में रिकॉर्ड करता है, जिसे स्टेट स्टोर कहते हैं। अच्छा, मतलब वो लिखता है कि पेमेंट स्टेप अभी नॉट येट स्टार्टेड है, फिर रनिंग है और फिर कंप्लीटेड है। एक लॉग बुक की तरह। बिल्कुल। और दूसरा, वो हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन सेट करता है, जिसे डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट बाय टाइम कहा गया है। शेड्यूलर कहता है, पेमेंट सर्विस, तुम्हारे पास इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 30 सेकंड है। अगर नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, ये स्टेट स्टोर और लॉकिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लॉक करना क्यों जरूरी है? क्या क्लाउड में एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल शेड्यूलर्स हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाई अवेलेबिलिटी और स्केल के लिए आप प्रोडक्शन में शेड्यूलर के कई इंस्टेंसेस चलाएंगे। अब सोचिए, अगर 2 शेड्यूलर इंस्टेंसेस एक ही पेंडिंग ऑर्डर को एक साथ उठा लें तो क्या होगा? दोनों पेमेंट प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, केओस हो जाएगा। एग्जैक्टली। लॉकिंग इसी को रोकता है। जो शेड्यूलर इंस्टेंस ऑर्डर को पहले उठाता है, वो स्टेट स्टोर में उसे लॉक कर देता है ताकि कोई दूसरा इंस्टेंस उसे टच ना कर सके। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग कहते हैं और ये रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाने का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। समझ गई। तो शेड्यूलर एक हाई लेवल प्लान बनाता है, उसे लॉक करता है और टाइम लिमिट सेट करता है। पर वो खुद पेमेंट गेटवे से बात नहीं करता है ना, उसे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी जो ये काम करे। क्या यहीं पर हमारे दूसरे एक्टर की एंट्री होती है? बिल्कुल। शेड्यूलर, आप समझिए, सीईओ की तरह है। वो स्ट्रैटेजी बनाता है पर ग्राउंड वर्क नहीं करता। ग्राउंड वर्क के लिए है हमारा दूसरा एक्टर, द एजेंट। एजेंट एक स्पेशलिस्ट वर्कर है। हमारे ई कॉमर्स एग्जाम्पल में हमारे पास एक पेमेंट एजेंट होगा जिसका काम सिर्फ पेमेंट गेटवे से बात करना है। और एक शिपिंग एजेंट भी होगा? हाँ, एक शिपिंग एजेंट होगा जो शिपिंग एपीआईज को हैंडल करेगा, और एक नोटिफिकेशन एजेंट होगा जो ईमेल्स भेजेगा। हर एजेंट अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो शेड्यूलर पेमेंट एजेंट को कहता है
हे, इस ऑर्डर के लिए पेमेंट प्रोसेस करो। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? क्या ये डायरेक्ट कॉल होता है? नहीं, और यही इस पैटर्न की खूबसूरती है। डायरेक्ट कॉल्स ब्रिटल हो सकते हैं। अगर एजेंट डाउन हुआ तो कॉल फेल हो जाएगा। राइट। इसलिए स्केड्यूलर एसिंक्रोनस मैसेजिंग का इस्तेमाल करता है, जैसे मैसेज क्यूज। स्केड्यूलर एक मैसेज बनाकर पेमेंट रिक्वेस्ट्स क्यू में डाल देता है। पेमेंट एजेंट उस क्यू को सुन रहा होता है, मैसेज उठाता है, अपना काम करता है और रिजल्ट एक पेमेंट रिस्पॉन्सेज क्यू में डाल देता है, जिसे स्केड्यूलर सुन रहा होता है। बिल्कुल। ये डीकपलिंग सिस्टम को बहुत रेजिलिएंट बनाता है। अगर पेमेंट एजेंट थोड़ी देर के लिए डाउन भी है तो मैसेज क्यू में सुरक्षित रहेगा और जैसे ही एजेंट वापस ऑनलाइन आएगा वो काम वहीं से शुरू कर देगा। ओके, सो फार सो गुड। स्केड्यूलर प्लान बनाता है, एजेंट काम करता है। अब आते हैं उस नाइटमेयर सिनेरियो पर। पेमेंट एजेंट ने पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया। स्केड्यूलर ने स्टेट स्टोर में पेमेंट को कंप्लीटेड मार्क कर दिया। अब बारी है शिपिंग की। स्केड्यूलर ने शिपिंग एजेंट को मैसेज भेजा, लेकिन शिपिंग कंपनी का एपीआई डाउन है। एजेंट रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है और स्केड्यूलर का दिया हुआ कंप्लीट बाय टाइम निकल जाता है। अब क्या होगा? सिस्टम तो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में फंस गया। पेमेंट हो गया, शिपिंग हुई नहीं। दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर सिंपल सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, लेकिन यहां हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर की एंट्री होती है, द सुपरवाइजर। द सुपरवाइजर, हाँ। सुपरवाइजर सिस्टम का वॉचडॉग या गार्डियन एंजल है। ये कुछ नहीं करता, बस पीरियोडिकली, मान लीजिए हर मिनट, स्टेट स्टोर को स्कैन करता है और ऐसे टास्क्स ढूंढता है जिनका कंप्लीट बाय टाइम एक्सपायर हो चुका है लेकिन स्टेट अभी भी प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है। तो सुपरवाइजर को हमारा फंसा हुआ शिपिंग टास्क मिल गया। अब वो क्या करेगा? क्या वो खुद शिपिंग एपीआई को कॉल करने की कोशिश करेगा? नहीं, और यही इस डिजाइन का जीनियस है। सुपरवाइजर खुद कुछ फिक्स नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लीनली सेपरेट रखता है। सुपरवाइजर बस रिकवरी प्रोसेस को ट्रिगर करता है। जब उसे वो एक्सपायर्ड शिपिंग टास्क मिलता है तो वो स्टेट स्टोर में एक फेलियर काउंट काउंटर को बढ़ाता है। मान लीजिए पहली बार फेल हुआ तो फेलियर काउंट 1 हो जाएगा। और ये फेलियर काउंट क्यों जरूरी है? ये ट्रांजिएंट फॉल्ट्स और परमानेंट फॉल्ट्स के बीच फर्क करने के लिए है। अच्छा। ट्रांजिएंट फॉल्ट मतलब एक टेम्पररी ग्लिच, जैसे नेटवर्क में मोमेंटरी प्रॉब्लम, ये रीट्राइंग से सॉल्व हो सकता है। परमानेंट फॉल्ट मतलब एक सीरियस इशू, जैसे कस्टमर का एड्रेस ही गलत है, जो रीट्राई करने से ठीक नहीं होगा। समझ गई। तो सुपरवाइजर चेक करता है क्या फेलियर काउंट हमारे सेट किए हुए थ्रेशोल्ड, मान लीजिए 3 से कम है। अगर जवाब हाँ है तो सुपरवाइजर मानता है कि ये एक ट्रांजिएंट फॉल्ट हो सकता है। वो टास्क के स्टेट को प्रोसेसिंग से वापस पेंडिंग कर देता है, लॉक्ड बाय फील्ड को नल कर देता है और शायद एक नया कंप्लीट बाय टाइम सेट कर देता है, ताकि कोई और शेड्यूलर उसे उठाकर रीट्राई कर सके। एग्जैक्टली। ये है सेल्फ हीलिंग इन एक्शन। और अगर फेलियर काउंट 3 के थ्रेशोल्ड को पार कर जाए तो? तब सुपरवाइजर मानता है कि ये कोई परमानेंट फॉल्ट है और बार बार रीट्राई करना यूजलेस है। उस पॉइंट पर वो टास्क के स्टेट को एरर में बदल देता है और एक अलर्ट ट्रिगर करता है। अलर्ट मतलब किसी इंसान के लिए? हाँ, शायद एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर एंट्री या एक ह्यूमन ऑपरेटर को ईमेल, ताकि कोई इंसान आके देखे कि आखिर समस्या क्या है। वाओ! तो सिस्टम टेम्पररी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेता है और परमानेंट प्रॉब्लम्स को एस्केलेट कर देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये पूरा सिस्टम बहुत रोबस्ट लगता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने वाले के लिए जरूर कुछ चुनौतियां होंगी। अगर कोई इस पैटर्न को अपनाने की सोच रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, कुछ बहुत ही क्रिटिकल कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी, ये एक ऐसा वर्ड है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत यूज करते हैं। इसे सिंपल टर्म्स में कैसे समझा सकते हैं, खासकर इस पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल, क्योंकि हमारा सुपरवाइजर टास्क को रीट्राई करवाता है, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक ही ऑपरेशन एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो। आइडेम्पोटेंसी का मतलब है कि किसी ऑपरेशन को एक बार चलाने का जो रिजल्ट हो, वही रिजल्ट उसे 10 बार चलाने पर भी होना चाहिए। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए चार्ज करो। ये ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट नहीं है। अगर ये 2 बार चला तो कस्टमर से 2000 रुपए कट जाएंगे। ये तो डिजास्टर है। सही, लेकिन ऑर्डर आईडी 123 का स्टेटस शिफ्ट सेट करो।
ये आइडेम्पोटेंट है। आप स्टेटस को एक बार शिफ्ट सेट करें या 10 बार, फाइनल रिजल्ट वही रहेगा। तो एजेंट्स को डिजाइन करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके ऑपरेशंस आइडेम्पोटेंट हों। ये तो बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और क्या चैलेंजेस हैं? ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये है। दूसरी कंसिडरेशन है कॉम्प्लेक्सिटी। ये कोई सिंपल पैटर्न नहीं है। स्केड्यूलर, एजेंट, सुपरवाइजर, मैसेज क्यूज, स्टेट स्टोर, इन सबको सेटअप करना, मैनेज करना और सबसे जरूरी टेस्ट करना नॉन ट्रिवियल है। मतलब हर फेलियर मोड को टेस्ट करना होगा। हाँ, आपको हर पॉसिबल फेलियर मोड के बारे में सोचना होगा। ओके। क्या होगा अगर एजेंट क्रैश हो जाए? क्या होगा अगर स्टेट स्टोर अनरिस्पॉन्सिव हो जाए? क्या होगा अगर सुपरवाइजर खुद फेल हो जाए? इसकी थरो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ओके। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए हमारा मल्टी स्टेप प्रोसेस बीच में फेल हो गया। पेमेंट हो चुका था पर शिपिंग परमानेंटली फेल हो गई, जिसे सुपरवाइजर ने एरर मार्क कर दिया। अब उस पेमेंट का क्या होगा? हमें उसे अंडू करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। और ये हमें तीसरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पर लाता है, कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शंस। अगर एक लंबा बिजनेस वर्कफ्लो बीच में फेल हो जाता है तो आपको उन स्टेप्स को रिवर्स या अंडू करने का लॉजिक लिखना पड़ता है जो फेल होने से पहले सक्सेसफुल हो गए थे। जैसे हमारे केस में हाँ, कस्टमर को रिफंड इश्यू करना। बिल्कुल। ये सागा पैटर्न का एक कोर कॉन्सेप्ट है और शेड्यूलर, एजेंट, सुपरवाइजर पैटर्न अक्सर सागा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। आखिरी सवाल इस सेक्शन में, सुपरवाइजर कितनी बार चलना चाहिए? क्या हर सेकंड या हर घंटे? ये एक और ट्रेड ऑफ है जिसे सुपरवाइजर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आप सुपरवाइजर को बहुत फ्रीक्वेंटली चलाते हैं, मान लीजिए हर 5 सेकंड में, तो आप फेल्ड टास्क को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन आपके स्टेट स्टोर पर लगातार लोड बना रहेगा, जो कॉस्ट और ओवरहेड बढ़ाएगा। सही। और अगर आप उसे बहुत कम चलाते हैं, मान लीजिए हर 15 मिनट में, तो ओवरहेड कम होगा, लेकिन एक फेल्ड टास्क 15 मिनट तक सिस्टम में फंसा रह सकता है, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बुरा है। तो बिजनेस की क्रिटिकलिटी के हिसाब से इसमें एक सही बैलेंस ढूंढना पड़ता है। तो ये पैटर्न हर एप्लीकेशन के लिए नहीं है। इसका स्वीट स्पॉट क्या है? कब हमें इसे यूज करना चाहिए और कब ये ओवरकिल होगा? सोर्स मटेरियल इस पे बहुत क्लियर गाइडेंस देता है। इसे तब यूज करें जब आपका प्रोसेस एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट जैसे क्लाउड में चल रहा हो और उसे कम्युनिकेशन फेलियर्स या रिमोट सर्विस फेलियर्स के प्रति रिजिलिएंट होना चाहिए। जैसे ई-कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग या वीडियो एनकोडिंग जॉब्स। परफेक्ट। ये लॉन्ग रनिंग कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज के लिए परफेक्ट है। और इसे तब यूज न करें जब आपके टास्क सिंपल हों और उनमें कोई रिमोट कॉल्स शामिल ना हो, जैसे एक सिंपल वेब फॉर्म सबमिट करना। वहाँ ये पैटर्न बेवजह की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन ये भी हाईलाइट करता है कि ये पैटर्न एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के कोर पिलर्स को सीधे-सीधे सपोर्ट करता है। रिलायबिलिटी तो ऑब्वियस है, ये सेल्फ हीलिंग और रेजिलियंसी से आती है, पर ये परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आप एजेंट्स के कई इंस्टेंसेस चला सकते हैं और शेड्यूलर इनकमिंग टास्क्स को अवेलेबल एजेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे वर्कलोड स्केल होता है। राइट। ये वाकई में एक पावरफुल तरीका है रोबस्ट एप्लीकेशंस बनाने का। हमने स्केड्यूलर, एजेंट और सुपरवाइजर के मैकेनिक्स को समझा और देखा कि कैसे ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो न सिर्फ फेलियर्स को हैंडल करता है बल्कि उनसे खुद ब खुद रिकवर भी हो जाता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सोर्स में एक बहुत ही नुआंस्ड और दिलचस्प बात कही गई है। क्या? सुपरवाइजर का काम फेल्ड टास्क्स को रिकवर करना है, न कि फेल्ड कंपोनेंट्स को। मतलब अगर स्केड्यूलर या एजेंट का प्रोसेस ही क्रैश हो जाए तो सुपरवाइजर उसे रीस्टार्ट नहीं करेगा। वो काम अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जैसे कुबरनेटिस या अज़ूर ऐप सर्विस का। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन लेवल रेजिलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल रेजिलियंस के बीच एक क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है। हाँ, और यही मॉडर्न क्लाउड डेवलपमेंट का एक बड़ा सवाल है जिस पर हर आर्किटेक्ट को सोचना चाहिए। हमें प्लेटफॉर्म की सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज पर कितना भरोसा करना चाहिए और हमें एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर कितनी रेजिलियंस बिल्ड करनी चाहिए। ये पैटर्न एप्लीकेशन लेवल पर रेजिलियंस बनाने का एक शानदार तरीका दिखाता है, लेकिन एप्लीकेशन की जिम्मेदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी के बीच वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और ये हर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।